अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। आज एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद हैं राय खुरम। राय खुरम का हमेशा इंटरव्यू हम करते रहे। लास्ट डेज़ में मैंने उनका इंटरव्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि अब इस केस का फ़ैसला आ जाए। और राय खुरम वो वकील हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया, लेकिन उसे खंदा पेशानी से वो सहते रहे, लोगों की बातें सुनते रहे। छोटे से छोटे चैनल को और बड़े से बड़े चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देने से कभी इनकार नहीं किया। किसी को उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे एजेंडे पे चलो और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो आप कहो। और यही वजह है कि जब भी हमने उनसे रब्ता किया उन्होंने हमेशा हमें उसके अच्छे और सच्चे आंसर्स दिए, और जैसे जैसे उन्होंने हमें गाइड किया, जैसे जैसे उन्होंने हमें बताया, बिल्कुल केस वही सूरत हाल इख्तियार करता रहा। तो चलिए, आज हमारे साथ राय खुरम साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पहला सवाल पूछ लेती हूँ। राय खुरम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और दूसरे नंबर पे जो आपका जज्बा रहा है इस पूरे हवाले से, उसको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। बल्कि आपको तो मैं 100 तोपों की सलामी पेश करना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है कि लोगों ने आपसे बहुत नेगेटिव सवाल किए, लोगों ने आपसे बहुत बुरी बुरी बातें की, लोगों ने आपको बहुत बुरा भला कहा। बल्कि एक खातून का वीडियो मैंने देखा जो आपके गले पड़ गई आकर, और आपको पानी पीने तक की वो इजाज़त नहीं दे रही थी, और आपको ऐसे फील करा रही थी कि जैसे आप कोई वकील नहीं है बल्कि कोई चोर हैं या कोई डाकू हैं, या आप भी किसी गैंग के कोई सरगना हैं, और आपके साथ तो मुझ पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए। बहरहाल, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, थैंक यू ज़ुनैरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें आपकी काविश भी शामिल है कि देखें, लोग अपना चूरन बेचने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। और उस दिन भी लाहौर हाई कोर्ट में भी जो यूट्यूबर आई थी, नाम की जर्नलिस्ट थी, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। एक ऑफिशियल्स जो अपने ड्यूटी पे थे, उनसे आके उन्होंने बात करने का उनका कहा जी कि जो कस्टडी में आपके पास मुलजम है उनसे मेरा इंटरव्यू करवा दें। तो एज पर SOPs कोई बंदा जो कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में, वो उनका इंटरव्यू तो नहीं करवा सकता। लेकिन जब उन्होंने उनसे जर्नलिस्ट का कोई कार्ड या कोई प्रेस का कार्ड या उनसे कोई आइडेंटिटी कार्ड तलब किया, तो वो वहाँ पे खामोश हो गई और मुख्तलिफ तरीके से फ़ोन करवाने की कोशिश में, सिफारिश करवाने की कोशिश में हो गई। लेकिन वो सब कुछ मुझे पता था। और उसके बाद जब वो मैं कोर्ट से निकल के ब्रेक टाइम हुआ, बार रूम की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उन्होंने तरह तरह के क्वेश्चन किए, मेरी खड़े होकर बात सुने, ये करें वो करें, रिक्वेस्ट भी की। लेकिन अगर कोई अपना चूरन बेचने के लिए किसी को इस तरह ख़राब करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी तरबियत और अपना कंडक्ट शो कर रहा होता है कि उसकी तरबियत क्या है और मुआशरे में उसका किरदार क्या है, जो कि सारी दुनिया ने देखा कि मुआशरे में उनका क्या किरदार है, कितनी को वो बोल्ड हैं और कितना को वो अपना इज़्ज़त वाला मामला रखती हैं। मेरी तो यही दुआ होगी अल्लाह ताला उनको हदायत दे, ताकि वो नेक्स्ट किसी के साथ ऐसा ना करें और इनके साथ भी ऐसा ना हो। सबसे ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक तो आप हैं। आपने लोगों के इतने बुरे और गलत कमेंट्स सुने और पढ़े, बर्दाश्त किए। ये आपकी हिम्मत है कि आप सारा दिन ये सारे मामलात और ये सारा कुछ इतनी मेहनत के साथ करती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आप लेकिन मुझसे ज़्यादा मुबारक की मुस्तहिक आप हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा सर, हमें और आपको पहले दिन से एक बात क्लियर थी। मैं पहले दिन से लोगों को ये रिपोर्ट कर रही थी कि एंड पे होना वही है जो लड़की की स्टेटमेंट होगी, लेकिन बाकी लोग जो हैं वो इस बात को झुटला रहे थे। अभी भी कुछ लोगों के जहन में ये बात जो है अटकी हुई है। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए आप ये आंसर दें कि वो ये समझते हैं कि लड़की बेशक कह रही है अपने मुंह से कि मैं 18 साल की हूँ, लेकिन उसकी उम्र जब मेडिकल में कम आएगी तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि फिर उसके बाद उसका निकाह जो है वो बातिल हो जाएगा, मतलब उसका निकाह जो है वो नहीं माना जाएगा। तो प्लीज़ ज़रा लोगों को बताएं इस बारे में, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि कम एज का निकाह जो है वो नहीं माना जाता। जी, बीइंग एज ए प्रोफेशनल मेरा पहले दिन से यही मौक़िफ़ है, जो कि मेरा मौक़िफ़ कम और शरीयत का फ़ैसला ज़्यादा है। मैं शरीयत का कायल हूँ, कानून का कायल हूँ। बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं कानून को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे समझाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करने में मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि मुझे सीखने में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कानून, बहुत सारे हवालाजात मिल जाते हैं, जिससे मैं अपनी कोशिश को मज़ीद उसको जुस्तजू के साथ बढ़ाता रहता हूँ। जहाँ के पे मेरा पहले दिन का मौक़िफ़ था कि जो लड़की का बयान होगा वही ऑनरेबल कोर्ट्स तस्लीम करती हैं, वही कानून है, वही रवायत है, वही सिलसिलाकार है, वही चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि हर बंदा कानून में बराबर है और उसकी मर्जी को ही तस्लीम किया जाता है।
इसी तरह दुआ ने भी अपनी मर्जी से घर से आके शादी की है, जो कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। उसने बारहा कह दिया, बारहा बता दिया, अब वो इतना ज़्यादा बताने की क्या ज़रूरत है। जो दुआ का बयान था वो आज पूरी दुनिया ने मीडिया पे देखा, सुना और बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि जब दुआ ने ऑनरेबल जजेस के ऑर्डर पे हलफ उठा के कलमा तैयबा का को पढ़ के अपना बयान दिया और वहाँ पे कोर्ट में ये बयान दिया कि मैं अपने वालिद साहब से भी मिलना नहीं चाहती हूँ, ये मेरे वालिद साहब हैं, मैंने ज़हीर से अपने मर्ज़ी से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ और अपने खामद के साथ ही रहना चाहती हूँ। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। जितने भी ये झूठे यूट्यूबर्स अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करते रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहे हैं, जो पहले दिन से मौक़िफ़ था कानून की उनको समझ नहीं है। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला उनको हदायत दे और उनके वालिदैन से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि दोबारा से उनकी कोई अच्छे तरीके से तरबियत करें। अच्छा सर, यूट्यूब की कुछ ऐसी आंटीज़ थीं जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस केस को ख़राब करने की कोशिश की। मसलन उन्होंने, जब मैंने, आपको याद होगा, आपके पास भी वो वीडियोस मौजूद थे, मेरे पास भी वो वीडियोस मौजूद थे, जब 2000 की बर्थडे का वीडियो हम लोगों ने शेयर किया, जब उसके निकाह का वीडियो हम लोगों ने शेयर किया था, तो उनको ना सिर्फ उन वीडियोस को उन्होंने झुटलाया बल्कि ये कहा कि 70-80 बंदों का गैंग है इसमें, और उसको ये भी कहा कि दुआ ज़हरा को वो बालिग करने वाले जो हैं भैंसों वाले इंजेक्शन, वो स्टीरॉयड वाले इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि किस तरीके से इस केस को ख़राब किया जा सकता है, कितनी उन्होंने गलत रिपोर्टिंग की। ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सुनहरा, जो कि बात हो रही है कि उसको इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे। पता नहीं ये लोग किस दौर में रह रहे हैं। ये कोई 90s का दौर नहीं है कि यहाँ पे अब ऑक्सीटोसिन जो है वो इंजेक्शन सरेआम फ़रोख्त हो रहे हैं। ये बैन आइटम है। सिंध में तो मिलती होगी इन लोगों को, लेकिन पंजाब में ये बैंड आइटम है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे। जिस तरह ये यूट्यूबर्स, ये 3-4 मिले हुए थे जिनमें 2-3 लड़कियां हैं और कोई 2-3 लड़के हैं, अपनी रैंकिंग बढ़ाने की खातर ये लोगों पे, बल्कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे कि इनको समझ नहीं आई। दूसरी, दुआ के वालिदैन को समझ नहीं आई कि ये इज़्ज़त किसकी इज़्ज़त उछालते रहे हैं। इन्होंने दुआ की इज़्ज़त उछाली है जिसकी ये फेवर में आए थे, सिर्फ अपनी रैंकिंग और अपने रुपए पैसे की कमाई की खातर। इनके घर में माँ बहनें बेटियां नहीं है क्या? इनकी इज्जतें नहीं है? इनको ख्याल करना चाहिए कि अपनी रैंकिंग की खातर, अपने पैसे कमाई की खातर ये लोगों पे कीचड़ उछालते रहे हैं। दुआ को, जो कि एक शरीफ बच्ची जिसने कोर्ट में पेश होके अपना कंडक्ट, अपना किरदार साबित कर दिया, उस पे ये कीचड़ उछालते रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह की ये बात की जा रही है कि इंजेक्शन से लगाते रहे, स्टीरॉयड लगाते रहे हैं, ये सारे के सारे आप लोगों को मालूम है फार्मूले। ये आप लोग माफिया हैं, ये आप लोग करते हैं। अगर इस तरह का कुछ है तो वो सामने आएगा, और सामने आ चुका है। वहां से कोई ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिनका आप नाम ले रहे हैं। अल्लाह ताला का खौफ करें, अल्लाह ताला से डरें और दोबारा कोई ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत लें। आपको ज़रूरत है कि आप किसी रिहेबिलिटेशन में सेंटर में जाएं और वहां से अपनी दोबारा तरबियत करवा के आएँ। अच्छा, वैसे राय साहब, एक बात है कि आपने सब लोगों को बड़े खंदा पेशानी के साथ डील किया, लेकिन अब इस केस में आपकी जीत हुई है, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि आप हमें केक कब खिला रहे हैं? जी सुनहरा, जहाँ तक फ़तह की बात है, ये कानून की बालादस्ती है, कानून की फ़तह है, कानून की जीत है। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है इस मामले में, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और जहाँ तक केक की बात है, मैं हाज़िर हूँ। बिस्मिल्लाह, जब भी आपका दिल चाहे, जब आपको टाइम मिले, मेरा ऑफिस खुला है आपके लिए, आप आएँ, बिस्मिल्लाह, वेलकम। केक खाएँ, मिठाई खाएँ, जो आपका दिल चाहे आप ऑर्डर करें, वो हाज़िर हो जाएगा। अच्छा राय साहब, अभी भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हैं। अभी भी उनके पास कहने को बहुत कुछ है। बस मुझे इतना बता दें कि अल्टीमेटली इस केस का आगे आप क्या फैसला देखते हैं, आपको क्या होता नज़र आ रहा है? जी सुनहरा, जिस तरह के पहले कानून की ही जीत हुई है, शरीयत की ही जीत हुई है, इसी तरह नेक्स्ट भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से कानून की ही जीत होगी, शरीयत की ही जीत होगी। जो कानून है, जो कानून की मंशा है, उसी के मुताबिक होगा। और जिस तरह
دعا چاہے گی, جس طرح دعا کا بیان ہوگا ایسے ہی ہوگا. اچھا سر، ایک بات جو ان یوٹیوبرز نے سب سے زیادہ جھوٹ پھیلائی وہ آپ کو پتہ ہے کہ بالکل کلیئر اینڈ کٹ یہ کیس تھا اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں تھا. سب کو پتہ تھا یہ ایک سمپل لو میرج ہے. خاص طور پہ اس ایس ایچ او کو جن کو انہوں نے معطل کروایا تھا, جنہوں نے دعا زہرا کے اگلے ہی دن نکاح کرنے کے فوراً بعد اپنی رپورٹ مرتب کی تھی, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دعا زہرا کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی مل گئی ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ دعا زہرا اپنی مرضی سے گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اتنا اس بندے کے خلاف بولا کہ اس کو نہ صرف انہوں نے معطل کروا دیا تھا, بلکہ جو مہدی کاظمی ہے یہ خود ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر, نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے تفرقے بازی کو نہ صرف ہوا دیتے رہے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ان کی بیٹی ہے اس کا نام کا اعلان کرنے سے مولوی صاحب نے انکار کر دیا تھا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ ابھی بھی 2 دن پہلے جب میں نے ولاگ بنایا تھا تو یہی یوٹیوبرز جو تھیں یہ آ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ ایس ایچ او اس لیے معطل ہوا تھا کیونکہ وہ بڑا نااہل تھا, لیکن اس کی بات تو سچی ثابت ہو گئی ہے. جی زنیرہ, جس طرح کے پہلے بھی ڈے 1 سے ایس ایچ او صاحب, کیونکہ وہ پروفیشنلز ہیں سارے, جو پولیس والے جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی آفیشلز ہیں, بڑے احترام والے ہیں, وہ سارے پروفیشنل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات کیا ہیں, کیونکہ ہر روز ان کو انہی معاملات کے ساتھ نمٹنے کا موقع ملتا ہے اور یہی معاملات معاشرے میں ہو رہے ہیں. ان کو پتا تھا جو انہوں نے رپورٹ مرتب کی, اور وہی جو انفارمیشن علی کاظمی صاحب نے پولیس کو پرووائڈ کی, اسی پہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی اسی کی بابت انہوں نے رپورٹ دی تھی. لیکن اس کو اس معاملے کو اس طرح ہوا دی گئی, اس طرح اچھالا گیا کہ یہ ایک ہائپ اختیار کر گیا, میڈیا پہ ہائی پروفائل کیس بن گیا, اور اسی وجہ سے یہ سارا سلسلہ یہاں تک پہنچا. حالانکہ ان ایس ایچ او صاحب نے بڑی بہترین اور پہلے دن سے وہی رپورٹ دی تھی, آج اس کا یہی نتیجہ نکلا ہے. اور اس کے بعد نکاح نامہ جب سامنے آیا تو وہ ان کو واپس ریسٹور کر دیا گیا تھا. اچھا سر، اپارٹ فرام جوک، جو مہدی کاظمی کے وکیل ہیں وہ جو یہاں سے گئے تھے تو وہ بہت زیادہ شور تھے. انہوں نے کہا کہ 200% جو ہے فیصلہ ان کے حق میں آئے گا, جبکہ ہمیں اور آپ کو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ کیس جو ہے اس میں لڑکی کی سٹیٹمنٹ ہی مانی جاتی ہے, اور ہمیں پتا تھا کہ لڑکی کسی قسم کے کوئی دباؤ میں نہیں ہے. جانے سے پہلے وہ میرے نام پر ایک شعر بھی سنا کر گئے تھے اور کچھ بڑی عجیب سی باتیں بھی کر کے گئے تھے, کوئی تمانچے شمانچے والی باتیں بھی کر کے گئے تھے, شعر بھی سنا کے گئے تھے. تو اب آپ کی باری ہے جناب, ان کے نام اور ہمارے نام کچھ اگر آپ شعر عرض کرنا چاہیں تو. جی سنیرا, جہاں تک بات ہے ان کے وکیل صاحب کی, ان کے 2 وکیل ہیں, ایک سندھ سے بلونگ کرتے ہیں کراچی سے, اور ایک لاہور سے بلونگ کرتے ہیں. مجھے بہت حیرت ہوئی اس دن کہ جب انہوں نے کورٹ میں پیش ہو کے کوئی آرگومنٹس نہیں کیا, روسٹرم پہ نہیں آئے, سائڈ سے ہو کے وکالت نامہ پیش کیا اور باہر آ کے میڈیا پہ گیدڑ ببکیاں اور یہ باتیں اور یہ سارا کچھ کرنا شروع ہو گئے. پروفیشنلی میرا یونیفارم, میرا پروفیشن یہ اجازت نہیں دیتا. میرا پروفیشن یہ اجازت دیتا ہے کہ میں نے اپنے یونیفارم کا کس طرح خیال کرنا ہے, اور اخلاقی جو ڈیوٹیاں ہیں, میرے فرائض ہیں اخلاقی, ان کو میں نے کیسے سر انجام دینا. اب اگر وہ اپنی رستے میں جاتے ہوئے روداد سناتے ہیں تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کہ کیس کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. لہٰذا میری ان سے گزارش یہی ہوگی کہ یار ہم شعور والے لوگ ہیں, معاشرے میں وکلا برادری کو بہت پروفیشنل اور پڑھے لکھے سمجھدار شعور والے سمجھا جاتا ہے, تو مہربانی فرمائیں معاشرے میں شعور پھیلائیں اور کوشش کریں کہ شعور والے سلسلے میں آپ بھی آ جائیں اور مزید قانون کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے تاکہ قانون کی سمجھ بوجھ آپ کو بھی آ جائے, اور ماشاءاللہ کافی آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ایکسپیرینس دے. لیکن یہ جس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کو بہتر کریں, یہ قانون والا ایکسپیرینس نہیں ہے. جی جہاں تک بات ہے کہ یہ لوگ, یہ وکیل صاحب بھائی ہیں میرے پروفیشنل, جو بھی ان کی وہ ایکسپیرینس ہے, میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ یار خدا را, میرے والدین نے, میرے استاد محترم نے ایسی کوئی تربیت نہیں کی کہ میں آپ کو اخلاقیات سے ہٹ کے کوئی جواب دوں. جذبات ہر انسان کے ہوتے ہیں, وکیل بھی انسان ہے, تو لہٰذا
اس حد تک جائیں جس حد تک دوسرا بندہ سامنے والا آپ کی بات برداشت کر سکے. اور جہاں تک بات ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں قانون کی، بھائی میرے سندھ ایک علیحدہ پروونس ہے، پنجاب ایک علیحدہ پروونس ہے. پنجاب کا قانون پنجاب پہ لاگو ہوتا ہے، سندھ کا قانون سندھ پہ لاگو ہوتا ہے. آج آنریبل ہائی کورٹ سندھ نے بھی ڈیسائیڈ فرما دیا ہے کہ پنجاب کا قانون پنجاب میں لاگو ہوگا اور سندھ کا قانون سندھ میں لاگو ہوگا. تو آپ یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کس طرح کے میڈیا پہ بات کر لیتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا شعور ہے آپ کا، آپ کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں کہ آپ سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اس کو سمجھیں، قانون کو مزید پڑھیں، نہیں تو کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں تاکہ آپ کو مزید کوئی شعور آ سکے اور آپ کی تربیت کو بہتر طریقے سے ہو سکے. جی تو تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح آپ نے اس دفعہ بھی بریفلی کویشچن کے آنسرز دیے، اور ناظرین آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگر ابھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہم ضرور پوچھیں گے رائے خرم صاحب سے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ابھی تو ہم نے دعا زہرا اور بہت سارے انٹرویوز کرنے ہیں اور بہت کچھ ابھی آپ کو بتانا ہے ایسا کہ آپ کے ذہن میں اب بھی اگر کوئی کنفیوژن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ہم جڑ سے ختم کر سکتے ہیں. بہت بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نے کے بان.